मानव भूगोल की उपशाखा जनसंख्या भूगोल के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत कार्ल मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद उसकी क्या मान्यता थी कार्ल मार्क्स की, उसके बाद सिद्धांत की जो मेन बॉडी है, रूपरेखा है वो, उसके बाद निष्कर्ष, उसके बाद जो कोई आलोचनाएं हैं वो है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कार्ल मार्क्स साम्यवादी व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। ये समतामूलक समाज की स्थापना में सहायक थे, अर्थात ऐसा समाज जिसमें स्त्री पुरुष, काले गोरे, अमीर गरीब के बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, इसके ये प्रबल समर्थक थे। और इनके साथ साथ ही ये कहते थे कि विश्व के जो मजदूर है, सारे मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय तुम्हारी जंजीरों के। तो ये चाहते थे कि ये पूंजीवादी व्यवस्था के कट्टर क्या थे, विरोधी थे। इनका मानना था कि जो अमीर और गरीब के बीच जो खाई है, उसके जो कारण है या उसकी जननी है, ये पूंजीवादी व्यवस्था है। इसीलिए ये साम्यवाद व्यवस्था को स्थापित करने पर जोर देते थे। इन्होंने दास कैपिटल एक पुस्तक है वो लिखी, इनकी दास कैपिटल इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। उसी के साथ साथ इनकी द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी ये भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। दास कैपिटल में इन्होंने जनसंख्या जो हमारा सिद्धांत है उसके बारे में बताया है। ये पुस्तक 1867 ईस्वी में लिखी गई थी। तो ये इसका थोड़ा सा हमने परिचय ले लिया कार्ल मार्क्स का और इस सिद्धांत के बारे में। तो अब इनकी मान्यताएं क्या है और इसके बाद में हम एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं। देखो, मान्यताएं तो ये थी कि समाज में दो वर्ग है, एक अमीर है, एक क्या है, अमीर, और दूसरा है गरीब। इस प्रकार समाज में दो वर्ग व्याप्त है, अमीर और गरीब। इन दोनों के बीच समाज विभक्त है। अमीर व्यक्ति क्या करता है, पूंजी का संचयन करता है, अधिक से अधिक पूंजी एकत्रित करता है, जबकि गरीब व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति है, वो श्रम का संचयन करता है और श्रम ही इनके लिए पूंजी होती है। ये इनकी मान्यता थी कि समाज दो वर्गों में विभक्त है। फिर यह कहता है कि जिस प्रकार से रिकार्डो और माल्थस महोदय है, उन्होंने क्या कहा कि निर्धनता और प्राकृतिक आपदा अनिवार्यता है, अनिवार्य माना, लेकिन कार्ल मार्क्स इस चीज़ को अनिवार्य नहीं मानता है। कार्ल मार्क्स कहता है कि अनिवार्य या प्राकृतिक अनिवार्यता नहीं है, क्या निर्धनता या आपदा, कई जगह आपदा की जगह आपको दुख मिल सकता है, तो ये कोई प्राकृतिक अनिवार्यता नहीं है। कार्ल मार्क्स के अनुसार ये जो निर्धनता और आपदा है, इसका मूल कारण है वो पूंजीवादी व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? पूंजीवादी व्यवस्था। ये इसकी मान्यता है किनकी? कार्ल मार्क्स की। और ये इनका एक सुझाव भी है कि साम्यवादी व्यवस्था अपनाकर जो सारी की सारी बुराइयां हैं, जो असमानताएं हैं, रंग भेद है, जो समाज में वर्ग है, अमीर गरीब का, काले गोरे का जो भेद है, समतामूलक समाज, यानी समतामूलक समाज का मतलब ऐसा समाज जिसमें सभी लोग समान हो, जिसमें सभी लोगों को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर हो, ऐसे समाज की स्थापना के समर्थक थे। ये इनकी मान्यताएं थी। अब देखिए इसका सिद्धांत क्या है। जनसंख्या वृद्धि का कोई शाश्वत नियम नहीं है। ये नहीं कि जनसंख्या वृद्धि है उसका कोई प्राकृतिक नियम है। जनसंख्या वृद्धि के पीछे अनेक प्रकार के कारण हैं जो काम करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ ये कहना कि जनसंख्या वृद्धि एक शाश्वत नियम है, उसके अलावा कई प्रकार के कारण हैं जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ये इनकी मान्यता थी। अब जनसंख्या वृद्धि में बहुत सारे कारक हैं, जैसे इसके देखेंगे तो प्राकृतिक कारक तो है ही है, जैसे उच्चावच है, ठीक है, जलवायु है, ये चीज़ भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही आर्थिक कारक भी है। आर्थिक कारक भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, जैसे मांग है, श्रम है, पूंजी है, ये सारे के सारे कारक भी क्या करते हैं? जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। फिर ये कहते हैं कि श्रम की जो मांग है, जब श्रम की मांग होती है तो उसमें अधिक मांग होगी तो मजदूरी क्या होती है? उच्च होती है। जब श्रम की मांग ज़्यादा होगी, आप मांग और आपूर्ति का सिद्धांत को अच्छे से जानते हैं, जब मांग अधिक होती है तो उसकी जो मांग अधिक होती है तो उसकी जो क्या बोलते हैं उसकी मूल्य बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब श्रम की मांग ज़्यादा हो रही है, डिमांड हो रही है, तो मजदूरी उच्च होगी। अब मजदूरी उच्च होगी तो इसकी सप्लाई होगी, तो सप्लाई किससे होती है? जब मांग अधिक, श्रम की मांग ज़्यादा, तो मजदूरी उच्च होती है, तो उससे फिर क्या होता है? जनसंख्या में जन्म दर अधिक हो जाती है।
जन्म दर उच्च होती है, अर्थात जो गरीब व्यक्ति है वो अधिक से अधिक संतान उत्पत्ति कर कर श्रम की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि हम श्रम के माध्यम से क्या करें, हम धन कमाएं। जैसे उसके पास 2 बेटे थे, दोनों बेटे 3-3 हज़ार रुपये कमा रहे महीने के, तो उसके आया कि 6,000 जुड़ रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं 4 बेटे पैदा कर दूं, तो मेरे 4 बेटे कितनी कमाएंगे, 12,000 रुपये कमाएंगे। तो ये कह रहा है कि मैं अगर श्रम का संचयन करूंगा तो मेरे पास इनकम होगी वो ज़्यादा होगी। ऐसा कौन मानता है, निर्धन या गरीब व्यक्ति मानता है। तो ये इनकी श्रम का है। फिर इनके एक है कि जनसंख्या का जो आकार है, जनसंख्या का आकार और मजदूरी की दर के बीच विलोमानुपाती संबंध होता है, जैसा कि अर्थात मजदूरी कम होगी, मजदूरी कम तो जनसंख्या का आकार कम होगा, अर्थात जन्म दर भी कम होगी, ये कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक सिद्धांत ऐसा भी है कि जब जैसे जनसंख्या कम है, श्रम की मांग ज़्यादा है, तो सब श्रम की मांग ज़्यादा होगी तो मजदूरी क्या होती है, हाई होती है। तो व्यक्ति क्या करेगा, श्रम की जो संख्या उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, अर्थात जन्म दर उच्च हो जाएगी। और जब जन्म दर उच्च हो जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो मांग है, श्रम की मांग, उससे अधिक श्रमिक किसमें, मार्केट में आ जाएंगे, जिसको इन्होंने क्या कहा है, आरक्षित सेना। क्या कहा है, ये आरक्षित सेना है जो बेरोजगार हो जाती है। अर्थात इस सेना का काम नहीं है, ये रिजर्व है, लेकिन ये जब जन्म दर और मृत्यु दर साथ ही साथ में हमारी मांग आपूर्ति और श्रम की मांग है, इनके बीच में कहीं मिसबैलेंस होने के कारण क्या होता है, मांग से अधिक श्रमिक होने के कारण कुछ अतिरिक्त श्रमिक जो बेरोजगार होते हैं उनको आरक्षित सेना कहते हैं। और अब क्या होता है कि मजदूरी की जो मांग है वो निर्धारित कौन करती है, आरक्षित सेना करती है। कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों के अंदर जो मुख्य चौराहे होते हैं वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, चौकठी लगती है, ऐसे बोलते हैं राजस्थानी में, चौकठी लगती है, जहाँ पर बहुत सारे मजदूर इकट्ठे होते हैं सुबह के टाइम में, और बहुत सारे लोग जिनको मजदूरों की आवश्यकता होती है वो वहाँ आते हैं और उनको मजदूरी के लिए हायर करके ले जाते हैं। लेकिन वहाँ जब देखेंगे आप तो वहाँ पर मजदूरी की रेट कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो भीड़ है वो एक आरक्षित सेना है और वो मजदूरी की रेट तय करती है। तो क्या है कि वो 100 रुपये बोलता है तो दूसरा 80 रुपये में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो 80 में बोलता है दूसरा 75 रुपये में तैयार। तो कहीं ना कहीं ये आरक्षित सेना है, वो मजदूरी की जो मजदूरी है उसकी दर तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसा कौन मानते हैं, कार्ल मार्क्स मानते हैं। अब इसके साथ ही हमने क्या समझा, हमने ये भी समझा कि हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं। निष्कर्ष में हमने समझा कि अमीर व्यक्ति क्या करेगा, पूंजी का संचयन करता है। वो क्या करता है, उनके पास पूंजी का संचयन करेगा, इसके चक्कर में वो संतान उत्पत्ति उसकी कम होती है, वो जनसंख्या वृद्धि में कम योगदान देता है। लेकिन गरीब व्यक्ति है उसके पास पूंजी का संचय नहीं होता, वो श्रम को ही पूंजी के रूप में संचयन करता है, जिससे वो अधिक से अधिक मात्रा में क्या करता है, जनसंख्या वृद्धि में सहायक होता है। और इस प्रकार अमीर अमीर हो जाता है और गरीब गरीब हो जाता है। इस प्रकार दोनों के बीच में क्या होता है, एक, और यही आगे जाकर एक वर्ग संघर्ष और क्रांति का रूप लेता है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। अब इसका निष्कर्ष निचोड़ देख लिए कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है वो श्रम का सिद्धांत है। जैसा कि हमने पढ़ा उससे पता लग गया कार्ल मार्क्स का सिद्धांत श्रम का सिद्धांत है और ये पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था, क्योंकि पूंजीवाद में ये फिट बैठ रहा है, पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था और मांग कर रहा है कि साम्यवादी व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर जो मुख्य चर हमने पढ़ा है वो क्या है, पूंजी का संचयन। पूंजी का संचयन, अमीर व्यक्ति पूंजी का संचयन करता है, गरीब व्यक्ति पूंजी तो संचयन कर नहीं सकता, वो क्या, श्रम का संचयन करता है। श्रम की मांग क्या करता है, ये मैंने पढ़ लिया है। श्रम की मांग ही क्या करती है, जनसंख्या की जन्म दर को प्रभावित करती है और यही जाकर आगे आरक्षित सेना बनती है। अतिरिक्त जनसंख्या का अनुपात, ठीक है, अतिरिक्त जनसंख्या जिसको हम क्या कहते हैं, बेरोजगार, आरक्षित सेना, ये मजदूरी तय करती है, मजदूरी का स्तर तय करती है। और जन्म दर और मृत्यु दर, ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण है। और इन सभी चरों का मिला जुला रूप इस सिद्धांत के अंदर दिखाई देता है। अब इसकी जो आलोचनाएं थी वो क्या क्या आलोचनाएं हुई है, ये कहता है कि जो गरीबी है, मजदूरी है या निर्धनता है, यही जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करती है। ऐसा कौन मान रहा है, माल्थस, जबकि ऐसा नहीं है। चिकित्सीय सुविधाओं में वृद्धि के कारण भी क्या होता है,
जन्म दर उच्च बनी रहती है लेकिन मृत्यु दर कम हो जाती है, और जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के कारण ही जनसंख्या वृद्धि होती है। ये एक सत्य है। फिर इन्होंने कहा है कि मजदूरी में कमी के जो एक कारण मानता है, मजदूरी में कमी का ये कहता है आरक्षित सेना है, जो बेरोजगार सेना है उसकी अधिकता होने के कारण मजदूरी की दर घट जाती है। लेकिन मजदूरी के कारकों को अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये कोई एक चीज़ नहीं है कि मजदूरी इसके द्वारा आर्थिक क्रिया कैसी है, काम करने का तरीका क्या है, उत्पादन क्षमता कैसी है, ये सारी चीज़ें भी क्या करती है, उसकी व्यक्ति श्रम कुशलता क्या है, श्रमिक की कुशलता क्या है, इसके आधार पर भी ये तय होता है कि मजदूरी की दर क्या है। तो ठीक है, कम मजदूरी होगी तो उसका कारण सिर्फ यही नहीं कि बेरोजगार आरक्षित सेना है, उसके साथ साथ बहुत सारे हैं आरक्षित सेना है लेकिन उसमें कोई कुशल श्रमिक है तो उसको तो मजदूरी मिलेगी ना, उसको रोजगार मिलेगा। तो रोजगार नहीं मिलने के कारण बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। ये कहता है कि जन्म दर उच्च रहती है, उसका क्या है, गरीब व्यक्ति का श्रम संचयन है, जबकि ऐसा नहीं है। कई धार्मिक कारण हैं जिनके कारण भी हमने देखा कि उच्च जन्म दर रहती है। जैसे इस्लामिक जो कंट्रीज़ है वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के धार्मिक कारण हैं। ये सिद्धांत है जो ये बता रहे हैं कि अमीर और गरीब का बीच में भेद, ये पूंजीवादी व्यवस्था पे तो ठीक है, लेकिन साम्यवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था है वहाँ पर ये लागू नहीं होता है। और इसके अलावा प्राकृतिक कारक ये मानता है कि जनसंख्या जो वृद्धि है उसमें उच्चावच है, जलवायु आदि के कारण का प्रभाव पड़ता है। यही नहीं, इसके अलावा अनेक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि जन्म दर को जो जन्म दर है उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। काम वासना नैसर्गिक प्राकृतिक डिजायर है उसको व्यक्ति कम नहीं कर सकता है। कुछ इस प्रकार की इनकी आलोचना की गई, लेकिन माल्थस का ये सिद्धांत है ये कहीं ना कहीं साम्यवादी व्यवस्था के समर्थक का सिद्धांत है, और समाज में समतामूलक समाज स्थापना करने के लिए माल्थस का सिद्धांत बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसमें यही इसकी मान्यताओं के आधार पर प्रश्न बन सकता है। इसने पूंजी क्रम में क्या क्या आधार बनाए हैं, किस प्रकार से समाज में वर्ग विभेद होता है, इनके कौन कौन से कोटेशन है, इनकी आलोचना किस किस आधार पर की जाती है, इसके आधार पर इनके क्वेश्चन बन सकता है। या ये पूछ सकता है जनसंख्या सिद्धांत से कौन कौन से विद्वान संबंधित है। यहाँ तक इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। थैंक यू।